नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम पहुंचे भारत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। विशाल जनसभा को किया संबोधित। हजारों की उमड़ी भीड़ स्टेडियम मैदान पर गया छोटा। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह का विशाल जनसभा सम्मेलन झंझारपुर में सकुशल हुआ समापन। चप्पे चप्पे पर दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर कई जिलों के पुलिस बल तैनात। मधवापुर के बलवा गांव में मठ की जमीन पर कई लोगों ने सामूहिक रूप से झंडा गाड़ कर किया अवैध कब्जा। बचाव करने पहुंची पुलिस कर्मियों को उपद्रवियों ने किया जख्मी। बिस्फी पुलिस ने दुल्हा गांव में नशे की हालत में हंगामा कर रहे शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए मधवापुर के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाया गया कैंप। मुजफ्फरपुर की संस्था महिला शिशु केंद्र ने सकरी के सहारा नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र में जागरूकता शिविर का किया आयोजन। नशा मुक्ति के बीच बच्चों को किया जागरूक। हरलाकी के NH 227 पर ट्रक की ठोकर से महिला व बच्चा गंभीर रूप से घायल, DMCH रेफर। बासोपट्टी के गोसनगर गांव में बिजली ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मवेशी की मौत, लोगों में आक्रोश। जयनगर में देवधा मध्य के भगवती चौक पर भाकपा माले देवधा लोकल कमेटी सम्मेलन का हुआ आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारी 3 नवंबर को नई दिल्ली रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी रैली का करेंगे आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयनगर में राजद पार्टी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जयनगर प्रखंड का कई गांव विकास से कोसों दूर, खोखला साबित हो रहा पंचायत प्रतिनिधियों का चुनावी वादा। और हिंदी दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला केंद्रीय पुस्तकालय में साहित्य साधना स्थली के द्वारा सर्वभाषा काव्य कथा गोष्ठी का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मधुबनी जिला के झंझारपुर पहुंचे, जहां ललित कर्पूरी स्टेडियम में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जिस दिन यह सूचना मिली कि वह मिथिलांचल की धरती पर आने वाले हैं, उसी दिन से प्रशासन और भाजपाई के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पार्टी के द्वारा 10 बजे कार्यक्रम का समय बताया गया था। पहले सुबह से ही मैदान लोगों से खचाखच भरने लगा। हजारों की भीड़ 10 बजे तक पहुंच गई थी, जहां स्टेडियम मैदान भी छोटा नजर आ रहा था।
वहीं हेलीकॉप्टर से उतरे अमित शाह ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उसने मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं व लाभ के बारे में भी लोगों को बताया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम देखने भारी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे थे। पार्टी द्वारा 10:30 बजे कार्यक्रम का समय बताए जाने के कारण लोगों की भीड़ स्टेडियम में 10 बजते ही पहुंचने लगी। 1:15 तक विभिन्न नेताओं का संबोधन चलता रहा। जैसे ही गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर आकाश में दिखा, लोगों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगल बगल के जितने भी लोग थे सभी अचानक ललित कर्पूरी स्टेडियम में प्रवेश कर गए। पंडाल से बाहर चिलचिलाती धूप में हजारों लोग गृह मंत्री को सुनने के लिए खड़े हो गए। गृह मंत्री ने सीता माता की धरती को प्रणाम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और फिर विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। केंद्र द्वारा दी जा रही सहायता और बिहार की क्षमता की तुलना कर उन्होंने बताया कि केंद्र बिहार के लिए कितना कर रही है। उन्होंने नीतीश पर थोड़ी नरमी बरती तो लालू पर सीधा प्रहार कर रहे थे। उनका स्पष्ट कहना था कि लालू प्रसाद के आगमन से सीमांत और मिथिलांचल में घुसपैठियों की बढ़ोतरी होगी और बिहार में फिर से जंगल राज की ओर बढ़ने लगा है। विकास को अगर कायम रखना है तो निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार को लाना होगा। गृह मंत्री के संबोधन के दौरान भारी भीड़ और उमस भरी हालत में भी लोग उनको सुन रहे थे। मिथिलांचल के लिए उन्होंने कई बातें कही। दावा किया कि इस बार बिहार के सभी 40 सीट बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि वह भाजपा को ही देंगे। फोन नहीं बात करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शनिवार की दोपहर झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में अमित शाह के पहुंचते ही विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहले से वहां मौजूद थी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेसियों ने लगातार सालों तक राम मंदिर के काम को लटकाए रखा था, तो दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश और लालू की भी बात कही। अपने भाषण में इशारे के तौर पर ही उन्होंने नीतीश को लालू से सतर्क रहने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही बिहार की कीर्तिमान का भी व्याख्या किया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। शनिवार को दोपहर में देश के गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर पहुंचे। मंच पर उनका स्वागत बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं अन्य नेताओं ने किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने मां जानकी एवं विद्यापति की धरती को नमन करते हुए की। संबोधन में उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश लालू की सरकार ने भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षा बंधन की छुट्टी रद्द करने की कोशिश की। फिर बिहार के लोगों के करे प्रतिरोध के बाद उस आदेश को रद्द करना पड़ा। बिहार में फिर से जंगल राज कायम हो गया है। आज पुलिस, पत्रकार, व्यवसायी सब मारे जा रहे हैं। रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। नीतीश की जगह लालू ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। कांग्रेसियों ने राम मंदिर को लटकाए रखा। देश में जल्द ही आम चुनाव हो सकता है और 2024 के चुनाव में जनता घमंडिया गठबंधन को जवाब देगी। अपने संबोधन में उन्होंने नीतीश कुमार को लालू से सतर्क रहने का इशारा भी किया। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झंझारपुर मिथिलांचल वालों की आवाज को क्या हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस और खड़े वो भी उठाए जरा।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, सीता मैया की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमान अश्विनी चौबे जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, श्री हरीश साहनी जी, अशोक यादव जी, श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री हरीश त्रिवेदी जी, नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह जी, और आज माता जानकी की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सीता मैया की भूमि पर आया हूं। यहीं उन्होंने देह धारण कर समग्र देश के अंदर, समग्र दुनिया के अंदर पतिव्रता धर्म क्या होता है उसको प्रस्थापित करने का काम किया। वो माता सीता को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो भूमि है महान विद्यापति जी की, मंडन मिश्र की, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, वीर पूरण मंडल की और पंचानन झा जैसे वीरों की भूमि है। इस भूमि को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है। वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से, बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मिथिलांचल के लिए
झंझारपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बाद में मैं बताता हूं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मैं ऐसे ही लोकसभा कार्यक्रमों में घूमता हूं। ये झंझारपुर जैसे ही भीड़ हर जगह आती है, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तीनों रोड जाम हुए पड़े हैं, पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना, झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। मित्रों, ये G20 ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है, और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं, G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं,
ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के विशाल जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। मधुबनी ही नहीं बल्कि आसपास के जिला दरभंगा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों से कई पुलिस बल तैनात थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां की गुप्त नजरें बनी हुई थी। झंझारपुर में जब से गृह मंत्री के आने की चर्चा शुरू हुई तभी से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई थी। सभा सकुशल और शांतिपूर्वक हो जाए, इसके लिए मधुबनी के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व उप विकास आयुक्त लगातार दौरा कर रहे थे। मधुबनी जिला पुलिस बल के अतिरिक्त दरभंगा, समस्तीपुर के पुलिस बल भी शांति सुव्यवस्था में लगे हुए थे। केजरीवाल स्कूल के ड्रॉप गेट पर समस्तीपुर के पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार यादव के कमान में सबकी जांच की जा रही थी। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और गुप्तचर शाखा के अधिकारी चौकन्नी नजरों से सभी पर नजर जमाए हुए थे। उसी का नतीजा रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की सभा सकुशल संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव से जमीनी विवाद में मारपीट होने की खबर सामने आई है, जहां उपद्रवियों के द्वारा एक मठ की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। वहीं सुरक्षा को पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों ने मारपीट कर एक पुलिसकर्मी को जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर फिलहाल 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव में वहां के कुछ लोगों ने मठ की जमीन पर सामूहिक रूप से झंडा गाड़कर अवैध कब्जा जमा दिया। विधि व्यवस्था संभालने गई पुलिस पर हमला कर उपद्रवियों ने एक सुरक्षा कर्मी को जख्मी कर दिया। उधर झंडा गाड़ने वालों ने उस जमीन पर स्वामित्व का दावा कर दिया। अवैध कब्जे को रोकने गए महंत दीन बंधु दास व उनके अनुयायियों को भीड़ के उपद्रवियों ने गालियां दी, फिर उन्हें पीटने का प्रयास किया, लेकिन मामला उलझे उससे पहले महंत वहां से अपने सहयोगियों के साथ निकल चले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ को कंट्रोल कर रही एक पुलिसकर्मी को उपद्रवियों ने जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस द्वारा फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। महंत ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में बलवा के ब्रह्मदेव राम, भोगी मंडल, रामप्रीत राम के खिलाफ लोगों को भड़काकर अतिक्रमण करवाने का आरोप लगाया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से बिस्फी की पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि दुल्हा गांव निवासी शराबी शराब पीकर लोगों के साथ मारपीट व गाली गलौज कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई, जहां अल्कोहल की पुष्टि हुई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना क्षेत्र के दुल्हा गांव निवासी विक्रम कुमार झा शराब के नशे में गांव में लोगों के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना बिस्फी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही महिला दरोगा नीतू कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच नशेड़ी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि विनोद झा के द्वारा दी गई आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के सरिसबपाही पंचायत के पंचायत सरकार भवन में राजद जिला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ उपस्थित रहे। उनके साथ ही राजद के कई बड़े पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। मधुबनी के पंडौल प्रखंड के सरिसबपाही पंचायत के पंचायत सरकार भवन के परिसर में बूथ कमेटी को मजबूत बनाने को लेकर राजद मतदान केंद्र प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस अहम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुखिया रेणु चौधरी, कई समाजसेवी, राजद के पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जीवछ यादव ने किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती हैं। उनका मजबूत रहना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल हर एक परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के बदौलत राजद के कई एमएलए जीत कर गए हैं और उसमें से एक वह खुद भी हैं जिन्हें लोगों ने विधायक बनाया और लोगों के स्नेह के कारण ही उन्हें उद्योग मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बन गई है। जनता का राजद पार्टी में लगातार विश्वास बढ़ रहा है। महागठबंधन निश्चिंत हो चुका है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। मंत्री समीर महासेठ ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आप बताएं कि देश की परिस्थिति क्या है, महंगाई कम हो गई क्या, परिस्थिति आपके अनुकूल है क्या, प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर देश चल रहा है क्या। इसके साथ अन्य बातों पर अगर आप चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि जैसा देश आप चाहते हैं वैसा नहीं है। महागठबंधन के सभी घटक दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। देश के जो हालात हैं उसे ठीक करने के लिए हमें सचेत होना होगा। आज सोच की वजह से उद्योग विभाग ब्रॉन्ज में देश में 1 नंबर बन गया है। कई बड़े उद्योगपति बिहार ने उद्योग लगा रहे हैं जिससे बिहार तरक्की के राह पर चल पड़ा है। उद्योग विभाग बिहार से लोगों का पलायन रोकने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी तरह लोगों का हौसला निरंतर बना रहा तो जल्द ही देश में पूरा बिहार नंबर 1 पर होगा। मंत्री ने कहा कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बिहार को जल्द ही विशेष राज्य देने की मांग करते हुए इसे अति आवश्यक बताया। सम्मान है जो हमारे यहाँ पर आज इस के कार्यक्रम में आया है, सबों का सम्मान है। आपको ज्ञात होगा कि जब आप 2015 से लेकर के 2020 तक का अगर आकलन करेंगे तो 50% से ज्यादा जब आप संगठित जितना थे उस आधार पे पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। ये है कि आप जनशक्ति के आधार पे स्थापित हुए। अगर हम संगठन अगर ढंग से नहीं बनाएंगे, बूथ कमेटी नहीं बनाएंगे, बूथ कमेटी का मतलब होता है कि इसी में से हम चुन करके अपने बूथ कमेटी को लिए हैं। जिनको छोड़ दिए इसका मतलब कि हम उनको छोड़े नहीं है, उनको भी याद करके कि आप समय समय पर बूथ कमेटी को आप हमेशा बताते रहेंगे कि आप कमजोर मत बनो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम भले सेलेक्ट हुए हो, हम ही लोगों ने सेलेक्ट किया है कि तुम युवा हो और तुम ज्यादा दौड़ सकते हो, हम उतना नहीं दौड़ सकते हैं। तुम चौक चौराहा पर बैठ सकते हो, उतनी बातों को कर सकते हो। लेकिन हम वो व्यक्ति हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल को जिता करके भेजे और मुख्य सबसे ज्यादा अगर पार्टी में हमारा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं तो कहीं न कहीं आपके वजह से है, आपके उन सोच के साथ है। लेकिन आप बताइए कि देश की परिस्थिति क्या है। अगर हम एक साथ कहें कि महंगाई कहीं कम हो गया क्या परिस्थितियां आपके अनुकूल है? क्या ये प्रजातंत्र के उन चीजों का सिद्धांत पे ये देश चल रहा है? तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि जहां देश को आप देखना चाहते हैं हम वहां नहीं ढंग से देख रहे हैं। और आगे अगर जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए अगर हम सचेत नहीं होंगे, अपने वर्करों का, अपने राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन के लोगों को भी जोड़ करके हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे सीपीआई के साथी हो, चाहे सीपीएम के साथी हो, चाहे माले के साथी हो, हम महागठबंधन को लेके चल रहे हैं। लेकिन अपने दम को मजबूत करने के लिए हम कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो शक्ति जो कहीं न कहीं प्रजातांत्रिक तरीके से कहती है लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं है, जो जुमलेबाजी के तहत पूरे देश में चल रहा है। आज हम इतना ही कहेंगे कि ये गरीब और गरीब होगा। इन लोगों का जो है, क्योंकि आप देश में देख रहे हैं कि जो पुराना जो इतिहास है उसको इतिहास बदलने की साजिश हो रही है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है। हर एक चीजों में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको छेड़ने की साजिश हो रही है। और हम तब आगे बढ़ सकते जब मान लीजिए अगर कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद के बल पर विधायक बने, आज हम मंत्री बने,
तो मंत्री बने तो उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री के हैसियत से मात्र 1 साल के अंदर अगर 30,000 नए लोग को उद्यमी को जोड़ने का काम किए, तो इतना ही करने से पूरे देश खलबला गई है। पूरे देश में जो एक होता है सबसे पहले जो दौड़ता है उसको कौन सा अवार्ड मिलता है? गोल्ड, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद ब्रॉन्ज। आप देख लीजिए केवल 30,000 की ढंग से उद्योग विभाग काम किया। भारत सरकार का अभी 4 दिन पहले निकला कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 बिहार आ गया ब्रॉन्ज में। तो ये कहीं न कहीं सरसोपाही की जनता अगर विधायक समीर महाजन को बनाया तो इसलिए सरसोपाही की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके वजह से पूरे देश में आपका बिहार नंबर 1 पे आ गया। अब अगली लड़ाई क्या है? हम गोल्ड में सबसे ज्यादा जीते, हम सिल्वर में जीते। तो मेरा मानना है कि काम अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर हम सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारे बीच के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन हम अवश्य चाहेंगे कि रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। समीर महाशय आपके बीच कल से स्टार्ट हुआ है, 15 दिनों तक या 30 तारीख तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आप क्यों नहीं उसमें बढ़िएगा? मैक्सिमम लोग बढ़ेंगे। लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी का मतलब होता है कि सरकार आप पर विश्वास करती है। 10 लाख की योजना से आपको कह रही है कि 5 लाख आपको लौटाना ही नहीं है। 5 लाख में केवल अगर पुरुष है या महिलाएं 1% इंटरेस्ट नहीं देना है महिलाओं को, और 5 लाख को 7 वर्षों में इंस्टॉलमेंट के आधार पर लौटाना है। और बैंक को कह रही है कि 5 लाख 10 लाख और इनको जरूरत पड़े तो इन्हें डेवलप करिए, ताकि कुटीर उद्योग के माध्यम में देश में बिहार की जो चर्चा होगी। क्योंकि किसी दुकान पर चले जाइए, आप देखिएगा मेड इन कहाँ है तो पता चलेगा बिहार छोड़ करके सब चीज मेड इन बाहर का है। मतलब आपके यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है। मतलब यह स्पष्ट है कि हमारा बिहार उपभोक्ता का बिहार है। हमको प्रण लेना है कि हम उत्पादकता का बिहार बनाना है। लोग आगे बढ़े, आगे सरकार भी मदद करेगी। और जब तक हम लोग अपने बीच से चिन्हित करके हर एक क्षेत्रों में जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत सरकार आपने देखा हम लोग मगर झोला में भर करके लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन क्या गरीबी कम हुई? महंगाई कम हुई? किसी भी चीज में कोई कम हुआ है तो बताइए। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हर एक चीजों में, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुराना इतिहास है, रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, सारा चीज बिक रहा है, और इसके बावजूद भी कोई नहीं बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। अगर जो बोलेगा तो मान के चलिए कि उसको जिस ढंग से सरकार का नियम है, सोच है, लोग को परेशान किया जा रहा है। और उस परेशानी में जब आपके विधायक परेशान होंगे और आपके जनप्रतिनिधि परेशान होंगे तो नेचुरल है कि जनता का क्या होगा। आवश्यकता है कि संगठन के माध्यम से जो आगे बढ़िएगा। तो अगर आप इतना सजग थे, जब 15 में और 20 में मैक्सिमम वोट से आप जीते, तो हो सकता है आगे कौन क्या होगा ये पार्टी तय करती है। लेकिन आपका संगठन क्षमता मजबूत रहेगा तो जो व्यक्ति आपके बीच आएंगे मैक्सिमम वोट से जीत करके आपका जो नुमाइंदा बनेगा, जो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे हम इतना ही कहेंगे, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की जो जनता बैठी है, जो बूथ कमेटी है, वो दृढ़ संकल्प लेगी कि हम बिहार बढ़ाने के लिए हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार एक छोटे से मात्र 1 साल के समय में, जहाँ 1 साल में जमीन मिलता था, मात्र हम 10 दिन के अंदर जमीन दे रहे हैं। क्या 1 साल में कि नहीं, लोग का कि नहीं, जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस ढंग से ये उद्योग विभाग की चर्चा हो रही है, आप बता दीजिए 30 साल में कितने उद्योग के माध्यम से यहाँ क्या हुआ। लेकिन अभी हम 11 करोड़ झंझारपुर को भी दिए हैं, पंडौल को भी 40 करोड़ दिए हैं। और पिछले 15 में जब हम जीते थे तो उससे पहले का जो इतिहास था 100 जो है, जो सड़कें को चिन्हित किया गया था और 100 नई सड़कें पंडौल में बनी थी और कम से कम 100 से ज्यादा पुरानी सड़कों को बनाया गया था।
अभी आवश्यकता है और चीजों में डेवलप करने का। आज माननीय मुखिया जी के तरफ से जो आया है कि यहाँ पर कोई राजकीय औषधालय है जिसका 30% से कम बना हुआ है, इसको पूर्णतः जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो वैसे दवा नहीं खाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं आयुर्वेदिक और जो हमारा पुराना परंपरागत है उसको कैसे औषधालय को, जो इस औषधालय को कंप्लीट किया जाए। और दूसरा है जो पंडल थाना काफी दूर पड़ता है, आपके यहाँ भी एक ओपी थाना का निर्माण हो ताकि सरसों पाही को दूर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए चर्चा हुई है। हम समझते हैं ये दो बात के अलावा अगर मन में और कोई बात है, सड़क, बिजली, पानी, अब खेत तक के लिए बिजली पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे जो क्रम है उसके हिसाब से धीरे धीरे ये काम चलता रहेगा। और उस काम में जहां भी आप समझते हैं, पहले होता था कि हम इलेक्शन पीरियड में भी कहते थे कि हम पोल गिरवा देंगे, पहले लोग कहते थे बिजली या पोल हमारे सामने से होना चाहिए, अब लोग कहते हैं सामने हो, हमारा घर छोड़ के होना चाहिए। अब बताइए कि कहीं तो पोल जाएगा, कहीं तो उसका डिस्टेंस है, किसी का न किसी का घर पड़ेगा। आप इतना ही न कहिएगा हमारा गेट छोड़ करके लगा दो, तो परिस्थितियां बदलती है। पहले लोग कहते थे बिजली आवे और 24 घंटे, और 33 गांव को हमने चिन्हित किया था जहां शुरू से बिजली पहुंची नहीं थी, और सारे जगह के बाद अब उन चीजों को शायद हम समझते हैं कि 99% हम लोगों ने उसको मैंने विन ओवर कर लिया है और चिन्हित करके मैंने समाप्त किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आवश्यकता है 24 घंटा बिजली का। इसके लिए जगह जगह पे कम से कम लाइन मैक्सिमम समय लोगों को मिले, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम होता है किसी जगह तो शट डाउन जब करता है तो लोग को प्रॉब्लम होता है कि लाइन बहुत देर तक कटा हुआ है। क्या किया जा सकता है? नेटवर्किंग के हिसाब से लोड तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी भी पहले लोगों को अपने अपने ट्रांसफार्मर के लिए चिंता करना पड़ता था। अब लोग 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर भी बदल दिए जाते हैं। जो पहले अपना पैसा लगाया जाता था, अब शायद कोई पैसा अपना नहीं लगता है। तो दिनानुदिन आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जितने कम पैसे में अगर हमें पूरे बिहार सरकार को चलाना है, तो हमारी आपकी आवश्यकता है कि हम अगर बिहार को डेवलप करते हैं, और जब एक बार डेवलप हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड 4 स्टेट है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है ताकि बिहार और आगे बढ़े, मधुबनी विधानसभा और आगे बढ़े। उसके लिए आवश्यकता है विशेष राज्य की दर्जा, ताकि विशेष राज्य की दर्जा का मतलब है कि स्पेशल अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगा। पहले मोटरसाइकिल खुद खरीदना पड़ता था, गाड़ी खुद खरीदना पड़ता था, और पहले 25% बैंक में जमा करते तो 75% लोन मिलता था। अब मोटरसाइकिल या गाड़ी के लिए कहता है 0%। आप आइए, एक चेक दीजिए, अब मोटरसाइकिल ले जाइए। उसी प्रकार पहले भारत सरकार में बिहार सरकार 10% देती थी और 90% अनुदान मिलता था। अब भारत सरकार कहती है 50% आप दीजिए तब आपको देंगे। तो इसीलिए विशेष राज्य की दर्जा जो हमने कहा, ये बात इसलिए समझा रहे हैं, जिस दिन बैंक में अगर आज हो जाए कि मोटरसाइकिल 1,80,000 का है, 40,000 जमा करिए, तो निश्चित तौर पर आपको मोटरसाइकिल सब नहीं लेगा। ये आप समझ रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए उसी ढंग से है। तो आप विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमने इस बात को समझाया। और जहाँ पे हम हैं, यहाँ के बाहर सभी लोग जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं देखते हैं। अब बिहार से बाहर जाते हैं जो हमारे यहाँ के लेबर, वो काम करने जाते हैं, उसको 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है। 15 साल तक उसको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बिहार में एक भी जगह भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं दिया। उस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, ताकि बिहार, हमने पहले ही कहा, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग बूथ कमेटी में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे अपने समय को दें, और बाहर से जो लोग का है, जो समाज का दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत करके
जो हमारा पिछड़ता हुआ, जो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो और राष्ट्रीय जनता दल बहुमत में नहीं 99% 2024 में और 25 में आपके वोट से ही कोई डिसीजन होगा, भारत सरकार डिसीजन होगा और बिहार सरकार में आपकी अपनी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस सीट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में महादलित महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी गई। मधवापुर प्रखंड के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप लगाकर महादलित परिवार की महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिलाने से संबंधित फॉर्म भरने की जानकारी सेविका सविता कुमारी ने महिलाओं को दी। मौके पर मौजूद स्थानीय महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। साथ ही आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने की बात सेविका ने लाभार्थी वर्ग की महिलाओं से कही। कैंप में PMMV योजना के तहत महिलाओं को गर्भावस्था से प्रसूता होने के बाद तक किस्तों में मिलने वाली राशि की जानकारी दी गई। CMKU योजना के तहत दिया जाने वाला वन टाइम पेमेंट के बारे में विस्तार से बताया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय की परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर की संस्था महिला शिशु केंद्र के द्वारा सकरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सहारा जिला नशा मुक्ति स्थित पुनर्वास केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए 10 पीयर को एजुकेट किया गया, जो आगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे। मुजफ्फरपुर स्थित संस्था महिला शिशु केंद्र द्वारा संचालित मधुबनी के सकरी में आदर्श थाना सकरी के निकट स्थित सहारा नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संपोषित परियोजना के द्वारा CPIL एवं ODIC प्रोजेक्ट अंतर्गत नरपति नगर में स्थित राजकीय SN+2 उच्च विद्यालय में बच्चों में बढ़ रही नशा के रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तकरीबन 176 छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। यहां 10 से 18 वर्ष के बच्चों का पीयर के रूप में चुनाव किया गया। जिन बच्चों का चयन हुआ उनके बीच संस्था के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। यह बच्चे अपने साथ 10 वॉलंटियर का चुनाव करेगी। संस्था के सचिव फिरोज अहमद खान ने इस सिनेरियो आंकड़ों के बारे में बताया कि देश में 16 करोड़ व्यक्ति शराब के नशा से प्रभावित है, वहीं 5.7 करोड़ व्यक्ति हानिकारक शराब से प्रभावित है, 3.1 करोड़ भांग एवं गांजा से प्रभावित है, 12.26 करोड़ OPDS नशा से ग्रसित है और 11.7% किशोर वर्ग के बच्चे नशा के चंगुल में फंसे हुए हैं। प्रोजेक्ट इंचार्ज मैनेजर मोइन खान ने सरकार द्वारा मधुबनी में चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संख्या 3 कंपोनेंट में नशा पीड़ित के बीच काम करती है। उन्होंने बताया कि CPI, IRCA, ODIC एवं CPLI कम्युनिटी पेयर लोड अंतर्गत मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत समाज के अंदर 10 से 18 वर्ष के बच्चों को नियर एजुकेटर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देगी। हर पीयर एजुकेटर कम से कम 10 वॉलंटियर का चयन करेगी। इनके माध्यम से नशा पीड़ितों तक पहुंचकर काउंसलिंग, रेफरल एवं इलाज के लिए तैयार करेगी। ODIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित नशा पीड़ितों को सेंटर में बुलाकर काउंसलिंग कर संस्था मुफ्त में इलाज करेगी। वहीं संस्था के द्वारा पंडौल स्थित एक अन्य स्कूल SK+2 हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन रिकेश कुमार मिश्रा PC ने किया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही काउंसलर भी मौजूद रहे। यहां भी जागरूकता शिविर में नशीले पदार्थ के दुरुपयोग से पीड़ितों के प्रारंभिक निवारण हेतु बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। यहां भी 10 पेयर एजुकेटर का चयन किया गया। इस जागरूकता कार्यशाला में भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि संस्था कई महीनों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में नशा से पीड़ित लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, उनका निःशुल्क काउंसलिंग व इलाज करने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही मरीजों के लिए पुनर्वास केंद्र की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कई मरीज लाभान्वित हुए हैं। जागरूकता शिविर में संस्था द्वारा पीयर एजुकेटर के रूप में चंदन, कौशल, प्रिंस, गुड्डू, विक्की, दिलशाद, विशाल, कुनैन,
विकास, सोहन, रिया, मुरारी, कुमकुम, आमिर, अंजलि, श्वेता, सुमिता, आरती एवं विकास कुमार को चयनित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 स्थित पिपरौन गांव के समीप एक ट्रक की चपेट में एक महिला व एक बच्चे के आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की पहचान पिपरौन थाना क्षेत्र की निवासी बताई गई है और उसके साथ उसका 3 वर्ष का बेटा था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में स्थानीय CHC ले जाया गया, जहां नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने ट्रक वाले को खदेड़कर पकड़ लिया। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग स्थित पिपरौन गांव के समीप ट्रक की ठोकर से महिला सहित एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी महिला की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव निवासी 33 वर्षीय पूनम देवी व उसका 3 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक साहर घाट की ओर से उमगांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान नमक की बोरी लदे ट्रक की चपेट में महिला व बच्चा आ गया, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में परिजनों ने दोनों जख्मियों को CHC उमगांव ले गया, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर की पहचान मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत ओराई थाना क्षेत्र के बदौल गांव निवासी संजय राय के रूप में किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र प्रसाद व ASI ध्यानी पासवान सशस्त्र बलों के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी आ रहा था, बच्चा एकाएक दौड़ गया। बच्चा एकाएक दौड़ गया। महिला भी थी क्या? महिला भी, बच्चे को बचाने के चक्कर में महिला भी दौड़ गया। अब कहाँ से आ रहे थे? जा रहे तो नमक लोड है गाड़ी पर, सराय से आ रहे हैं। कहाँ से? सराय से। साहर घाट होते हुए जा रहे हैं। उमगांव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गाँव से आ रहे, छतौनी जा रहे थे। नमक है लोड गाड़ी में। आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? बदौल। संजय राम? संजय राय। संजय राय। घर कहाँ हुआ? बदौल। बदौल थाना? बदौल थाना कुराही? ओराई। अभी लाइसेंस है आपके पास? जी। पूनम देवी कतऽ के रहे वाली छे? पिपरौन के रहे वाला। ओकर लड़का के की नाम छे? बिट्टू नाम है। बिट्टू। उम्र कते होइत होते बच्चा? उम्र बच्चा थे। हाँ? 3 वर्ष। महिला के? महिला के 35 वे 35-40 साल के लड़के के? बच्चा तो दोनों पैर कपार फुटल बच्चा। अच्छा, पूरा अलंग पूरा अथी भ गेलै। पिट्ठी उठी का भी घसा है। ग्रामीण बंधक बनल की अभी? की नाम भेल अहाँ के? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर पंचायत के गोसनगर गांव में ट्रांसफार्मर के चपेट में आने से बिजली करंट लगने पर एक मवेशी की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। गौरतलब है कि कई बार इससे पूर्व भी विभाग को तार बदलवाने के लिए कहा गया है, लेकिन वहां बांस बल्ले के सहारे सभी जगह तार लटक रहा है। बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर पंचायत के गोसनगर गांव में बिजली ट्रांसफार्मर के चपेट में आने से एक मवेशी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोसनगर गांव निवासी विजय कुमार झा अपने गाय को चराने ले जा रहा था। तभी गाय की रस्सी छूट गई और गाय भागने लगा, जिसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा और गाय ट्रांसफार्मर के नीचे गिरे तार के स्पर्श में गया और छटपटाने लगा। जैसे ही गाय को बचाने के लिए मालिक पहुंचा, उसे भी बिजली का झटका लगा।
वह किसी तरह जान बचाकर भागा। जब तक लोग जुटते तब तक गाय की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की माने तो कई बार बिजली विभाग को इस मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जबकि उस टोले में पिछड़ा व अति पिछड़ा समुदाय के अधिकांश लोग हैं। घटना के बाद बिजली विभाग को सूचना दिया गया, लेकिन कई घंटों के बाद जाकर लाइन काटा गया। सूचना के बावजूद बिजली विभाग के कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 बिजली तार की सप्लाई बेनीपट्टी प्रखंड के बिजलपुरा फीडर से किया जाता है और बिल बासोपट्टी फीडर के द्वारा बिल की वसूली की जाती है। इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले में मात्र बांस व बल्ले के सहारे लोगों के घर तक बिजली की सप्लाई हो रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य में भाकपा माले देवधा कमेटी के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्व के सम्मेलन का रिपोर्ट पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ 10 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ। भाकपा माले देवधा लोकल कमेटी की सम्मेलन देवधा मध्य के भगवती चौक पर कॉमरेड रशीद अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सम्मेलन में पुराने कार्यों का रिपोर्ट पेश करते हुए सर्वसम्मति से 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रशीद अंसारी को पुनः लोकल कमेटी के सचिव पद पर चुना गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार बास, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे ज्वलंत समस्याओं से घिरा हुआ है। कई समस्याओं को लेकर भाकपा माले के द्वारा संबंधित विभागों के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया गया, बावजूद पीड़ित परिवारों को उसका वाजिब हक नहीं दिया गया। पर्चाधारी भूमिहीन परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यभार संभालते ही शिक्षा व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार आया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है। माले सचिव ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है। बीते 2 महीने से उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग नहीं किया गया। उपभोक्ताओं के बिना स्वीकृति के ही विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी के झूलते तार को अब तक नहीं बदला गया, जिस कारण कई अप्रिय घटना घट चुकी है। विभाग में मानव बल, मिस्त्री की कमी समेत अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 25 सितंबर को विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा संयुक्त तौर पर बीते 9 अगस्त से राज्य के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये की नीति के बारे में बताने के लिए जत्था रवाना हुआ है। शनिवार को यह जत्था मधुबनी के टाउन हॉल में पहुंचा, जहां सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए आगामी 3 नवंबर को नई दिल्ली रामलीला मैदान में राज्य कर्मचारी संघ का आंदोलन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली, ठेका संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन, 8वें पे कमीशन का गठन, 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान, खाली पड़े पदों को भरने और निजीकरण की मुहिम पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारी 3 नवंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में राष्ट्रीय कर्मचारी रैली करेंगे। इस रैली का आह्वान अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने संयुक्त तौर पर किया है। रैली की मांगों के प्रति सरकार के अड़ियल रवैये तथा कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों की प्रत्येक कर्मचारी को जानकारी देने के लिए 9 अगस्त से सभी राज्यों में कर्मचारी वाहन जत्थे से चले हुए हैं। 9 अगस्त से शहीद स्मारक पटना से शुरू हुआ कर्मचारी वाहन जत्था 20 जिलों से होते हुए शनिवार को मधुबनी टाउन हॉल में पहुंचा। इस जत्थे में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव व बिहार और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की महामंत्री, राज्य अध्यक्ष, पूर्व राज्य अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य संयुक्त मंत्री, दरभंगा प्रमंडल मंत्री शामिल रहे। टाउन हॉल में पहुंचने पर जत्थे में शामिल नेताओं का बिहार और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य संयुक्त मंत्री प्रीतिलाल दास, जिला मंत्री गणपति झा और जिला अध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी ने जोरदार स्वागत किया।
टाउन हॉल में जिलाध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। सभी को संबोधित करते हुए जिला मंत्री गणपति झा ने कहा कि 3 नवंबर की दिल्ली रैली में जिले से सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि 3 नवंबर को राष्ट्रीय कर्मचारी रैली ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व होगी। उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन जैसी मांगों को अनदेखी की तो लोकसभा चुनाव में भाजपा व उनके सहयोगी दलों को केंद्र एवं राज्य कर्मियों और पेंशनर तथा उनके करोड़ों परिजनों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वन रेस वन इलेक्शन का नारा उछालने वाले सवाल किया कि वन नेशन में वन पेंशन क्यों नहीं है, एनपीएस और ओपीएस 2 प्रकार की पेंशन क्यों है, वन नेशन में 2 प्रकार के कर्मचारी नियमित व ठेका संविदा क्यों है। उन्होंने कहा कि आज देश में भयंकर बेरोजगारी है और दूसरी तरफ केंद्र व सरकार के विभागों और पीएसयू में करोड़ों पद रिक्त हैं। सरकार रिक्त पदों को भरने को तैयार नहीं है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा चुनावी जुमला ही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है और लाखों करोड़ रुपए की टैक्सों में राहत दे रही है और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। 8वें पे कमीशन का गठन नहीं किया जा रहा है और न ही 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान किया जा रहा है। जनता के खून पसीने और टैक्स पेयर्स से पैसे से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों एवं पीएसयू को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली यूनियन एवं एसोसिएशन की मान्यता रद्द की जा रही है। इसलिए केंद्र एवं राज्य कर्मियों में भारी आक्रोश है कि वह लाखों की तादाद में दिल्ली रैली में पहुंचकर माकूल जवाब देंगे। उसके बारे में बताते हुए बड़ी संख्या में रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। जहाँ तक इस रैली का मांगों का सवाल है, सबसे 1 नंबर पर मांग है कि पीएफआरडीए एक्ट रद्द करें और पुरानी पेंशन बहाल करें, एनपीएस को करें। दूसरा है जो ठेका सुविधा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाएं और जब तक रेगुलर ना हो समान काम समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जो मानदेय पर काम कर रही हमारी आशा मिड डे मील आंगनबाड़ी उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में पीएसयू में 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। हमारी मांग है कि 1 करोड़ पदों को स्थायी भर्ती से भरा जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में देने का जो मुहिम चल रही है निजीकरण की, उस पर सरकार रोक लगाए और पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए। 8वां पे कमीशन जो जनवरी 2023 से लागू होना है, सरकार ने अभी तक उसका गठन तक नहीं किया है, तो हमारी मांग है उसका गठन किया जाए। 18 महीने का जो एरियर है जो कोरोना काल में रोका गया था, उनको उसका भुगतान किया जाए। डेमोक्रेटिक ट्रेन राइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको बंद किया जाए और बातचीत से सारे मसलों का समाधान किया जाए। लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय इन सारी मांगों की अनसुनी अनदेखी कर रही है, तो हम सरकार को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम
अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर के कमला रोड स्थित राजद नेता के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ने की। मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई रणनीतियां बनाई गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा संगठन की मजबूती एवं आम जनता से जनसंपर्क अभियान चला रही है। जयनगर के कमला रोड स्थित वरिष्ठ राजद नेता नवल किशोर यादव के आवासीय परिसर में राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव ने पार्टी का विस्तार करते हुए प्रखंड के मेघवारी गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राम अवतार यादव को शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनोनीत करते हुए राम जुलम यादव को जिला सचिव व सत्य नारायण यादव को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष राम अवतार राम ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सबसे पहले प्रखंड स्तर पर पार्टी की मजबूती और संगठन का विस्तार हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पार्टी की ओर से मुझे शिक्षा प्रकोष्ठ का जो प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए सर्वसम्मति से मैंने इसे ग्रहण किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने पद का सही ढंग से उपयोग कर पार्टी को मजबूत करूंगा और भाजपा के विरोध में मजबूत से लड़ाई लड़ी गई। रामावतार यादव, प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ जयनगर, राजद। शिक्षक प्रकोष्ठ और शिक्षा से हमारे रामावतार राव सेवानिवृत्त हुए हैं। पूर्व से भी मैं जानता हूं रामावतार राव एक प्रबुद्ध शिक्षक रहे हैं और इनका कार्य क्षेत्र भी कुशल रहा है और जनमानस में भी इनको खास तौर पर जयनगर प्रखंड में भी पूर्ण रूप से छायावादी हैं और इनको प्रखंड अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बनाने से संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और मेरा संगठन धारदार होगा। आने वाला समय में हम लोग जो हमारे विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके हम सबों ने कदम से कदम मिला के करारा जवाब देने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर शंभू प्रसाद यादव, शिक्षक प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष मधुबनी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जब पंचायत चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव में उतरे हर एक उम्मीदवार, हर एक प्रतिनिधि जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं।
उन्हें कई सपने दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि वह किस तरह क्षेत्र में विकास करेंगे, लेकिन एक बार बस चुनाव खत्म हो जाए और वह उम्मीदवार जीत जाए, उसके बाद उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड की। जयनगर प्रखंड के बेलही पंचायत के वार्ड नंबर 5 की, जहां चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा तो कई वादे किए गए, लेकिन चुनाव के 1 साल बीत जाने के बाद भी यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव के 1 साल बीत जाने के बाद भी पंचायत में ज्वलंत समस्याओं के निदान के प्रति पंचायत प्रतिनिधि गंभीर नहीं है। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 5 बेला गांव विकास की रोशनी से कोसों दूर है। मुख्य सड़क NH 227 से बेला गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क पर निर्माण को लेकर पंचायत प्रतिनिधि का उदासीन रवैया साफ झलक रहा है। ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने इस सड़क का जायजा लेने के बाद गांव जाने वाली सड़क को अविलंब बनाने की मांग की है, अन्यथा सड़क निर्माण नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, आजादी के 75 वर्ष बाद अधिकांश जगहों पर बदलाव देखी गई, लेकिन बेला गांव में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क पर भारी जल जमाव रहने से इलाके में महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सड़क पर भारी जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन के साथ भारी परेशानियों का सामना कर अपने आप को कोस रहे हैं। गौरतलब है कि इसी वार्ड स्थित पंचायत के मुखिया का आवास भी मौजूद है। बावजूद सड़क निर्माण को लेकर मुखिया द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही। स्थानीय लोगों की माने तो चुनाव के समय प्रतिनिधि द्वारा बड़े बड़े वादे का सपना किया जाता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने व चुनाव जीतने के साथ किए गए वादे को भूल जाते हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर BPRO अरुण कुमार ने बताया कि अभी तक ग्रामीणों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय आज आप देख लीजिए कि हम जयनगर प्रखंड के अंतर्गत जो बेला वार्ड नंबर 5 है वहां पर हम खड़े हैं, लेकिन आज इस सड़क की दुर्दशा को देख करके तो हमको लग रहा है कि यहाँ शासन व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों को जो इस सड़क पर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिए हैं। तो मैं इस सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस ग्रामीणों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आज जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को निश्चित तौर पर जो है इस सड़क की दुर्दशा के बारे में हम ध्यान को आकृष्ट करेंगे और हमसे जितना भी बन पड़ेगा, यदि जरूरत पड़ेगा तो इस मुद्दा को लेकर के जो है ना हम प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडल प्रशासन को भी घेरने का काम करेंगे। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश और अनुमंडल। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय में हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्य साधना स्थली के द्वारा सर्वभाषा काव्य कथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कई बड़े साहित्यकार पहुंचे। साहित्य साधना स्थली के द्वारा हिंदी दिवस को समर्पित सर्वभाषा काव्य कथा गोष्ठी जिला केंद्रीय पुस्तकालय तिलक चौक मधुबनी के सभागार में पूर्व बैंक अधिकारी वेदानंद शाह की अध्यक्षता, रेवती रमन झा के संचालन व साहित्यकार मालती मिश्रा की समीक्षा में आयोजित हुई। हिंदी हमारी ऐसी महान भाषा है जिसमें देश में बोली जाने वाली प्रायः सभी भाषाओं को अपने में आत्मसात करने की क्षमता रखती है। गोष्ठी की शुरुआत गजलकार आनंद मोहन झा की भोजपुरी सस्वर रचना मनवा के बाद सजना मन ही से बूझी हमरा लाज लागेला से हुई, जो खूब सराही गई। नवोदित कवि मनीष कार्तिकेय, दयाशंकर मिथिलांचली, गोपाल झा अभिषेक ने कई रचना से सबका ध्यान आकृष्ट कराया। अपने अध्यक्षीय साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए वेदानंद शाह ने कहा कि प्रगतिशीलता और निरंतरता की सराहना की हमेशा ही सराहना की जाती है। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विनय दीन बंधु द्वारा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता
अमित शाह मिथिलांचल की धरती पर पहुंचे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। पहले सुबह से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दिन के 10 बजे तक पूरा स्टेडियम हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया था। स्टेडियम का मैदान इस विशाल जनसभा के लिए छोटा पड़ गया था। अमित शाह पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में मिथिला की नगरी, विद्यापति की नगरी को प्रणाम करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ हमारी डन न्यूज की टीम ने वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान कई लोगों का सकारात्मक प्रभाव तो कई लोगों का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। एक तरफ जहां कई लोग अमित शाह के पहुंचने से काफी खुश नजर आ रहे थे, उत्साहपूर्वक भाषण सुनने पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को पता ही नहीं था कि कौन आया है, किसके पास जाना है, किसकी बातें सुननी है। तो कई दल जो थे वो अपनी मांगों को लेकर वहां मौजूद थे। आइए हम आपको डन न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के झंझारपुर में आयोजित विशाल जनसभा पर वहां के आम लोगों की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में और आज जो है अमित शाह गृह मंत्री आने वाले हैं और सभा को संबोधित करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री एवं मंत्री आ चुके हुए हैं, जैसे कि उनका बेटा प्रधानमंत्री हुआ। और यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री बने। ये जो स्टेज है काफी खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे हम कुछ सवाल करेंगे। जब भारत का प्रधानमंत्री हुआ तो भारत के आम लोगों के। मेरा नाम सुमन कुमारी है और हम स्टूडेंट हैं और यहाँ हम अमित शाह को देखने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, हमको बहुत आनंद मिल रहा है। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार रहेगी? बिल्कुल मतलब नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री हमारे देश को। बहुत कुछ हमारे लिए, हम सबके लिए, जनता पार्टी के लिए सब बहुत कर रहे हैं, इसलिए 2024 में पीएम मोदी ही बनेंगे। आज गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं? जैसे कि बेरोजगारी है और महंगाई बढ़ी हुई है, उसको लेकर क्या अपेक्षा है? महंगाई तो हटना ही चाहिए, बहुत गरीब के लिए तो और बहुत हो गया है। गृह मंत्री वो नरेंद्र मोदी को पीएम में देखना चाहती हूँ और मैं झंझारपुर के वार्ड पार्षद हूँ सुलेखा कुमारी। मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, ये मिथिला है। मिथिला के लोग 1 मिनट में समझ जाते हैं और 1 मिनट में मैम समझा देते क्या हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेनका कुमारी और माननीय विधायक श्रीरामप्रीत पासवान जी की बहू। आज खासकर अमित शाह आ रहे हैं, क्या अमित शाह जी आ रहे हैं गृह मंत्री, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी? उनसे बहुत अपेक्षाएं। आज इतने भारी जन समूह जो उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, उनसे कुछ उम्मीद रहती है, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, ताकि आगे का जो हमारा इंडिया, हमारा भारत एक समृद्ध और सुदृढ़ भारत बने। उनको उनसे एक मतलब आशा जगी है इन लोगों की कि आगे जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको देख के उत्साहित होंगे और बड़े बुजुर्ग सभी उनसे उत्साहित हैं। उनको सुनने के लिए भारी जन समूह यहाँ उपस्थित है। 2024 में क्या देखना चाहते, किसकी सरकार होगी? हमें तो पूरी उम्मीद है और पूरी आस्था है कि हमारा हर घर मोदी हर मोदी। बेरोजगारी, महंगाई को कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो हमारी जो ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें बेरोजगारी तो बहुत है। जो यहाँ बहुत से जो ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार में पड़े हुए हैं, ये बहुत ही कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं और इनसे माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें हम लोग को यही उम्मीद है कि अधिक से अधिक रोजगार हो, हमारे युवा बेरोजगार नहीं रहे, हमारा देश सुदृढ़ रोजगार हो। महिला नेता होने के नाते महिला सशक्तिकरण कैसे देखते हैं आप? यही कि हमारा भारत एक महान भारत बने, कोई बेरोजगार नहीं रहे, कोई भूखे नहीं मरे हमारे भारत में। महिला सशक्तिकरण जी कैसा देखते हैं? खासकर ज्यादातर देखा रहा महिला पे अत्याचार हो रहा है जी, महिला पे ज्यादातर अत्याचार हो रहा है, खासकर उनको बढ़ावा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए क्या सोच रहे हैं? बहुत कुछ सोचे हैं। महिलाओं के हक में तो बहुत चीज होना चाहिए। 370 क्या उनकी सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने चाहिए। बरसों बरस सैकड़ों बरस से
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। क्या नाम हुआ मैम आपका? क्या नाम हुआ? आज यहाँ स्पेशल बैठक है, क्या रीजन है? खासकर देखा जा रहा है खचाखच बढ़ा हुआ है सभा। सदस्यगण, पार्टी के पदाधिकारीगण एवं आज देखा जा रहा है सभा खचाखच बढ़ा हुआ है। खासकर देखा जा रहा है महिलाएं यहाँ पर बड़ी पड़ी हैं और अमित शाह आने वाले हैं गृह मंत्री, तो महिला सशक्तिकरण को क्या देखना चाहते हैं? अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आती है तो महिला सशक्तिकरण में कैसा क्या रोल होना चाहिए उनका? हम लोग के साथ जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, सबसे तो यहाँ हो रहा है कि दहेज लेकर शादी कर अपने पसंद से, सबसे ज्यादा यहाँ यही देखा जा रहा है और लड़की को धोखा दिया जा रहा है। वो चीज कब हो, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हर लड़की का घर बसे और जो ये आतंकवादी की तरह लड़का लोग शादी करके लड़की को छोड़ते हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके फैमिली जो सपोर्ट करते हैं उसे भी सजा मिले और हर लड़की का घर बसे। 2024 में किसकी सरकार होगी बिहार में? खास 2024 में बीजेपी की सरकार होगी। आज यहाँ आप आई हैं, अमित शाह जी के सभा को सुनने के लिए आई है या कुछ और यहाँ बैठने के लिए आई हुई है? क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम अमित शाह को देखने के लिए आए हुए। अमित शाह को हम लोग देखने भी आए हैं और उनकी जो बातें होगी वो भी सुनने आए हैं, क्या बोल रहे हैं और हम लोग के लिए क्या करना चाहते हैं, हम लोग देखने आए हैं, सुनने आए हैं। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल लोग रोड, नाला, बिजली, सड़क, पानी के लिए ही वोट। हम जानना चाहते हैं कि उनके मन में एक आस होता है कि आज जो विशाल रैली है और सभा को संबोधित करने के लिए माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं, खासकर देखा जा रहा है महिलाएं खचाखच बढ़ी है, क्या अपेक्षा है? बेरोजगारी, महंगाई या महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण ही बीजेपी की होगा। ये नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। भले ही आबादी को आरक्षण दिए हैं, इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन दारू को बंद करके वो दारू घर घर पहुँचाने का काम किया और जब से और ममता डिजाइन का ये बिहार बना दिया। लाठीचार्ज महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करता है, अच्छा बात है? महिला पर तो महिला करना चाहिए। सबका कपाट फोड़े, शिक्षक नियोजन में सबको मारे, अच्छी बात है? बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक नियोजन में सबको मारे, अच्छी बात है? बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि अगली बार उनकी सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने? बीजेपी की सरकार होगी तभी सही होगा। अपराध बहुत हद तक बढ़ गया, अभी बिहार नहीं रहा, लूट खसोट का धंधा चला दे, इसलिए बिहार को अब बीजेपी की सरकार चाहिए तभी। बीजेपी की सरकार तो इससे पहले भी थी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई हुआ था, तो इस तरह अपराध नहीं बढ़ाता, इस तरह से अपराध कहाँ बढ़ाता? कई ऐसे भी बीजेपी सशक्तिकरण देश है, बीजेपी जहाँ है वहाँ पर भी अपराधी बेलगाम है, कहीं न कहीं घटना होती रहती है। घटना होना आना आम बात है, पर इस तरह का घटना होना आम बात नहीं है। जो बिहार में अभी मान लीजिए बलात्कार होता है, राहजनी जो हो रहा है और दारू के चलते नीतीश सरकार का जो भी आदमी है सब दारू का बिजनेस करता है, ये घर घर पहुंचाता है। तो ये दारूबंदी क्या असफल है या विफल है? असफल है, विफल नहीं है, विफल है और सफल है, कभी असफल हो ही नहीं सकता। दारूबंदी एक नाम है दिया हुआ, लेकिन दारू बंद नहीं है। घर घर आपको दारू मिलेगा, घर घर आपको दारू मिलेगा। वो सब क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि आप लोग विपक्ष से हैं, तो ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री बर्बाद हो चुका है, अब वो भसिया चुके हैं, अब वो सरकार चलाने योग्य नहीं रह चुके हैं। आज की रैली का खास क्या मकसद है? आगामी जो चुनाव है 2024 का, क्या उसका बिल्कुल फूकना है? अगर गृह मंत्री भाषण देंगे तो उससे महिला बहन को तो बहुत फायदा होगा। बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, मतदाता बंधु इस बात को समझेंगे। बीजेपी की सरकार थी तो क्या था और आज क्या है।
नीतीश सरकार में जहाँ भी है तेजस्वी है दूसरा, और तेजस्वी अपराध का दुनिया जाहिर किया है, अपराध बना दिया है पूरे बिहार में। जहाँ भी जाइए तहाँ अपराध। मैं अभी झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में हूँ। आज भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। उन्हीं में से कुछ महिलाएं भी आई हैं जिनसे मैं अभी बात करता हूं। वो किस लिए आई है और वो क्या देखने के लिए आई हैं और इनका क्या इरादा है। कहिए तो आप कहां से आए हैं? सुनो ना, सुनियो ना, बच्चों ठहरो, बोलिए। हाँ, दोनों आदमी कहाँ आए हैं? रघुनाथपुर से लिए झंझारपुर। कथी ले लिए हैं? मीटिंग में। कौन सी मीटिंग से आए? अति मोदी सरकार आवे है। कथी आवे? आज मोदी सरकार आवे है। हाँ। अहाँ के वैसे की मतलब है मोदी सरकार? हमरा का दिक्कत है, घर नहीं है, अति रोड नहीं है, जमीन नहीं है, सब किछ का दिक्कत है। कहाँ बड़का लोग का मोदी सरकार के अहाँ वोट देबे ओहि द्वारा एलिए? हाँ हाँ, वोट देबे। वोट ओकरे वोटर छियै? हाँ हाँ। की मत ये तो देखिए, सुनिए ना, ये कहाँ लिया ना? झंझारपुर कथी ले लिया? देखे ले लिए। कथी ले? देखे ले लिए। हाँ, कोनो काजो या? कोनो काज नहीं, घर द्वार नहीं है लोग के, कोनो काज नहीं है। कहे ले लिए? हाँ हाँ। के ले लके यहाँ? कारी डाक के लाया? हाँ, खड़े होके बोलिए, खड़े होइए ना। अरे खड़ी होइए ना। की समस्या यहाँ बाजबे तब न हेते। हाँ आए बाजियो ना, एक कहियो, बाजो ना जी, क्या समस्या लाया है? हाँ, कहाँ का गाड़ी याद? रघुनाथपुर का गाड़ी ज्यादा। अच्छा, कौन गाड़ी भेजा था? गाँव? हाँ, गाड़ी बस भेजा था। पैसा भी दिया था? नहीं, पैसा नहीं दिया। अच्छा, गाड़ी का किराया दिया है? हाँ, गाड़ी का किराया। क्या कह के लाया है? क्या कह के लाया? किस लिए चलोगे झंझारपुर? देखेगा लिए देखे लाए हैं। अच्छा ठीक, चलिए। बाबा, ए बाबा, कहाँ आए हैं? वैसे ही आए, देखने के लिए आए। देखने के लिए आए हैं? क्या देखने? वही। हाँ, देख के क्या कीजिएगा? अरे बोलिए ना, देख के क्या कीजिएगा? वैसे ही देखने के लिए आए। अच्छा, क्या दिया? भाजपा की सरकार है अभी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में। और जानते हैं आप अमित शाह जी को? जानते हैं? गृह मंत्री हैं। क्या लाया है आपको? वैसे ही देखने के लिए आए। यहाँ कहाँ से आए हैं आप? कौन गांव से? मधुबनी आते हैं। मधुबनी से? तब कहाँ से आए हैं? बाबा, हाँ प्रणाम। बाबा कहिए, कहाँ आए हैं? झंझारपुर, इतने बुजुर्ग आदमी आप, बोलिए किस लिए आए हैं? आए हैं बाबू जी, हम सोचा जब मालिक आया है, आदेश दिया है आने के लिए, तो मालिक को जा दर्शन करेगा क्या है या नहीं। अच्छा। मालिक क्या दिया है? मालिक जो मंगाया है यहाँ पर बाबू। अच्छा, मंगाया है। हाँ। तो क्या लाया यहाँ आपको? नीतीश बाबू तो किराया दिया था? हाँ, किराना बाबू दल के। कितना किराया दिया है जो लगा है से? कितना दिया? टेम्पू वाला को दिया होगा। अच्छा, आपका किराया टेम्पू वाला को दे दिया? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? बक्सा से बाबू आया। गौरगांव पंचायत। गौरगांव से। कहाँ माताराम, कहाँ से आए हैं? गौरगांव पंचायत। गौरगांव से। के लाया है यहाँ? के लाया आपको? मोदी सरकार। अच्छा, क्या है लाए हैं यहाँ? इतना आए हैं जुलूस में। जुलूस में आए हैं? अच्छा, तो जुलूस में आए तो क्या देखे यहाँ? बाबू इतने लोग छे की देखो। कुछ नहीं? कुछ मिला आपको? कुछ हो ना बाबू। गांव में दिया कोई? कुछ अनाज नहीं दिया। मोदी सरकार पेंशन दैया? पेंशन? हाँ बाबू, पेंशन मिलैया। अच्छा, पेंशन मिलता है। रोड सड़क है आपको? नहीं था बाबू। घर मिला? मकान मिला? नहीं बाबू, नहीं मिला। तब की करबे? केकरा वोट देबे एबरिदा? जकरा दे जेते बाबू। नहीं मालूम यहाँ का। की करबे यहाँ? कतऽ एलिए हन? कतऽ एलिए मोदी सरकार के देखो। देखे ले एलिए? हाँ। की छे मोदी सरकार के? की लटकल छे से अहाँ देखबे?
कि कोसी में लोग दहे छे वह देखबे ले लिए कोसी में दहे। अच्छा उनको छोड़िए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए कहीं हटिए। सर हमरा सबके तो ओते एलिए न हमरा के संस्था मिले छे न हमरा के 6000 जे लिख के ले गेले हम पंडित में डाल देलके सर कुछ नहीं मिले या कुछ और नहीं एत्ता कथि लली झंझारपुर कथि लली से न हमरा कहियो। काहे लगा लेलिए जे सर और मिलते न तो सर और के कहबे तकर बाद अपने से जे हमरा सबके मिलते हमरा बड़ा कथि आलिए। हां नओ नहीं छे सर हमरा और का मालूम भेले के एत्ता जे छे भारत सरकार के मंत्री अमित शाह जी आवे छे तो ई लोग सब जते छे जनता उ सब ले ओकरा देखेला त अहाँ आलियो वह देखेला वह देखे लेलिए सरकार आइए ओकरा वोटर छी अहाँ ओकरा वोट देबे एहि द्वारा एलिए हन कि नहीं देबे ओकरा विरोध करे ले एलिए हन वहां का कुछ नहीं दैया से खातिर एलिए हन। सर हमरा के 6000 जा नहीं देते तो विरोध करबे करबे हुनकर हम। अच्छा हां बुझलिए न बिरा नवो नहीं दैया न 6000 या दैया न सनस्ता दैया। सर यहां तक जो आए आप झंझारपुर आपको किराया मिला? सर किराया तो मिला हम लेकिन पानी कितना किराया मिला? अब गाड़ी का एगो टेम्पू का 600 टका लेके सर। 600 टका 6 आदमी एलिए बैठ कर। खाने पीने के लिए कुछ दिया? कुछो नहीं दिया सर हम सब तो भूखे मर रहे हैं यहाँ लाखों आदमी से ऊपर मर रहा है। अच्छा अच्छा आइए इधर आइए। हाँ बाबा बाबा कहाँ घर है? बक्सा बसी पट्टी घर। हाँ बाजना रहिए माइक में नहीं जी कथी ला लिए हन एता बोलिए वह देखिए ला अथियो ला आलदी केते पाई मिलल यहाँ आबे के? हमरा सब अखन तक पैसा कुछ नहीं मिलल। तब की मिलल? किछो न साफे न किराया दिया? नहीं किराया नहीं दिया। नहीं अपने 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 घर जे कट गेले न अखन तक एगो दाना ने किछो मिलले। अच्छा हाँ वो नहीं मिलले दाना बह कहे ले लिए। हाँ जी अच्छा अच्छा और वहाँ से घर से आने का झंझारपुर आने का किराया भी नहीं दिया? नहीं अपने किराया से आए हैं। अच्छा क्या नाम है? सियाराम सदर। कहाँ घर है? नमस्कार मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूँ झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में जहाँ कुछ क्षण पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। खासकर साथ में कई कद्दावर नेता व मंत्री इस स्टेज पर मौजूद थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। और संबोधित के दौरान जो है बिहार सरकार के ऊपर काफ़ी हमला भी किया गया कि उनके द्वारा का जो भी मामला किया गया, जो भी योजनाएं लागू की गई है वो सभी विफलता के बस में है। और यही नहीं 2024 की चुनाव का भी बिल्कुल यहाँ से फूका गया है कि अगर बीजेपी को अगर मत मिलता है तो जो भी विफलताएं हैं उनको समस्या का समाधान बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। यही नहीं बीजेपी के द्वारा जितने भी किए गए विकास कार्य हैं उनकी भी गिनती कराई गई। बताते चले कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए थे जबकि इंतजाम जो है इस स्टेडियम में 35,000 तक के लोगों को बैठने का था। फिर भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए थे। पूरा मैदान जो है खचाखच भरा हुआ था। वही महिला की संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। आपके हाथ में हम कुछ देख पा रहे हैं जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार। आज आप लोग यहाँ आए हुए थे, क्या उम्मीद लेकर आए हुए थे? क्या अपेक्षा था भारत बीजेपी के अमित शाह से? बोलिए आप लोग जो यहाँ जब आए चलिए तो की अपेक्षा चले यहाँ से की है ना तरक्की होए की चाहे बेरोजगारी? मोदी के वोट देवे। हाँ किया वही ना हमरा सबका सब चीज घर दिन काट के बैठल है हमरा सबका घर पर। नीतीश सरकार के देवे वोट की मोदी सरकार के वोट? नीतीश सरकार हमरा सबका घर दिन आइयो तेल एते महग, आलू एते महग, सब चीज महग, गरीब कुहर गेले खाए खातिर। तो केंद्र सरकार ने बजट फिक्स करे छै ओकर? हां चुपचाप रहू। गरीब कुहर नहीं गेले हमरा सबके नहीं होइया तेल मसाला किनल तते तते महग रहे छै। जकरा 5टा 6टा बेटी छै से केना करती? हैं गरीब लोग ना गुजर केना तेल किलो। आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? आज का जो सभा आयोजित था लाखों की संख्या में लोग आए थे। सभा को संबोधित भी किया गया अमित शाह के द्वारा और उन्होंने जो कुछ वादे किए हैं, कुछ पोल खोला गया है विपक्षी का। हाँ विपक्षी का पोल खोला, जैसे नीतीश मिश्रा बोले थे एम्स खुलवाएंगे दरभंगा में, जमीन नहीं दिए। तो देखिए वाद विवाद तो होगा ही, जब तक वाद विवाद नहीं होगा तब तक कोई पार्टी काम नहीं करेगा। होता क्या जब किसी भी एंटी पार्टी के बाद में बोलेगा तब दूसरा पार्टी तैयार होता है। अपने जगह सब सरकार ठीक है क्या समझे?
अपने जगह सब सरकार ठीक है, जिसकी बन चली वो ठीक है, नहीं बना नहीं सका। जब नीतीश का आएगा तो नीतीश से ठीक रहेगा, मोदी का मोदी ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश की सरकार बनती है तो नीतीश ही ठीक है? देखिए हाँ वही हम कहेंगे, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो दोनों चलता है, एक तो मेरे कहने से नहीं होगा। तो जब तक विपक्ष नहीं चलेगा तो मतलब खेल में मजा नहीं आता है। क्या लग रहा है, काफी विफलताओं को गिनती कराया गया ब्रिटिश सरकार की? हाँ जी जी हाँ, जिनमें काफी सारे हैं, जैसे एम्स का मामला भी। हाँ एम्स का मामला हुआ है। तो क्या मतलब बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या वो सब जो भी मामला है, जो भी विफलता है वो आ जाएंगे? देखिए सुधार तो बहुत हुआ है, जो कहिए महिला विकास में महिला को बहुत विकास हुआ है, जिससे महिला का मतलब गैस उज्जवल हुआ, स्वास्थ्य में हुआ। सबसे बड़ी बात है शौचालय, जो महिला को सबसे बड़ा जो बीमारी था पहले शौचालय लेके होता था, जो सही बात है। जो महिला शौचालय के लिए सुबह जाके इंतजार करते, शाम का इंतजार करती थी, लेकिन अब ये घर घर शौचालय है। तो हम एक बात, आप महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है। जी जी जी। तो कई ऐसे राज्य है भारत देश में जहाँ पर मोदी की सरकार है, फिर भी वहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम आया है जो महिला के साथ जो है अभद्र व्यवहार। देखिए हम क्या बोले, पक्ष विपक्ष दोनों चलता है, जिसमें साधु भी रहते हैं, डकैत भी रहते हैं, कोई भी पार्टी में, कोई भी टीम में। ये जो बोलेगा बीजेपी भी बहुत धोए आदमी से डकैत नहीं है, मोदी सरकार में नहीं है, नीतीश में, सब में है, सब में। ये नहीं कहेंगे जो किसी में कोई है, लेकिन है आदमी पे डिपेंड है, हम आप पे डिपेंड। हम किसी की बहन की इज्जत करते, कोई किसी की बहन का इज्जत लेता है। क्या बोले? तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहिए? देखिए एक मेरे कहने से लोग है तो मोदी का लहर है, मोदी का एक चांस और मोदी को देना चाहिए। देखने के बाद हाँ लगता है कि मोदी को एक बार देना चाहिए, चांस और देना चाहिए। अरे किसी को तो बनाएंगे ही ना, क्या समझे, किसी को तो बनाएंगे। क्या लगता है 2024 का बिगुल फूका गया है यहाँ? हाँ फूका गया है। क्यों? देखिए किसी को तो बनाना ही है, किसी को तो बनाएंगे ना भाई, इसलिए जो मोदी को भी एक मौका दिया जाए। किसान का मेहनत है, किसान का अनाज है, सब तो हमारा ही आपका है। कोई अपने बाप के घर का थोड़ा ला के देता है, कोई अपने घर से थोड़ा ला के देता है बेटा, कोई अपने घर से थोड़ा ला के देता है, हमारा ही आपका जीविका काट के देता है। ये जो कहिएगा कि कोई अपने घर से ला के नहीं देता है। आज मोदी जी है, नीतीश है, लालू है, कोई अपने घर से थोड़ा ला के देते हैं, हमारे ही आपका लेते हैं, हमारे किसान का खेत का अनाज देते हैं, हमारे आपका इनकम टैक्स से पैसा लेकर दूसरे का देते हैं। इसी पे देश चलेगा, जिसका राज होगा उसका देश चलेगा। और क्या कहेंगे बेटा, समय काटना है, समय हम लोग का चल रहा है बस। ठीक है बेटा, तो ठीक है, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।